नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में और टेस्ट तिहार के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से रोज 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये जो सीरीज में जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में आए हुए हैं, जिसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। और इस सीरीज से जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम एडीआई, सीजीएसआई, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी आरक्षक, अमीन, प्रयोगशाला और भी अलग अलग सीजी व्यापम के एग्जाम और सीजीपीएससी के आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं। तो आइए आज का हमारा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है और हम टेस्ट तिहार के इस सीरीज में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आपको जो टेस्ट सीरीज मिलने वाला है वो 41वें नंबर का होगा। अभी तक हमने 40 टेस्ट सीरीज या टेस्ट तिहार के नाम से जारी किया हुआ है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और मैंने कुछ दोस्तों से प्रश्न किया था जो कि कमेंट बॉक्स में आंसर भी किए हैं कि 411 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों, इस टेस्ट तिहार की सीरीज में हम डेली 10 से 15 क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काम आएगा। और ये जो क्वेश्चन वही क्वेश्चन करते हैं जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के विगत वर्ष जो एग्जाम हुए उसमें आए हुए हैं। तो देखिए, ये जो पेपर है सीएमओ में आया हुआ क्वेश्चन है, सीएमओ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है कि नहीं है इसमें से। रत्नदेव द्वितीय के बारे में ध्यान रखेंगे। तो रत्नदेव द्वितीय त्रिपुरी नरेश गयाकन के आक्रमण को विफल किया, आपको बताना है, ये बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों। उसके राज्य पर अनंत वर्मा चोडगंग ने आक्रमण किया। हाँ, रत्नदेव द्वितीय जब सत्ता संभाले थे तो जो उड़ीसा के जो चोडगंग है, अनंत वर्मा, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। उसके अलावा उसने गौड़ बंगाल पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। रत्नदेव द्वितीय वो शासक थे जिन्होंने बंगाल पर भी विजय प्राप्त किया था। उसके अलावा उसके सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। देखिए, उसके जो सामंत थे या सेनापति कह लीजिए, वल्लभ राज थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई विद्रोह इनके खिलाफ नहीं किया, लगातार साथ देते रहे। तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, उस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन एक बार आपको हम समझा देते हैं। कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय ने त्रिपुरी नरेश गयाकन के आक्रमण को विफल किया था। ओडिशा के गंगवंशी शासक आनंदवर्मन चोडगढ़ को कहाँ हराया था भाई? शिवरी नारायण में, ठीक है, जगह का ध्यान रखेंगे, के समीप पराजित किया था। तथा बंगाल के गोड राजा, बंगाल में कौन से राजा थे? गोड राजा, उनको भी पराजित किया था। तो 3 जगह का आप ध्यान रखना है। रत्नदेव द्वितीय का त्रिपुरी के नरेश, शिवरी नारायण में ओडिशा वालों को, और बंगाल गोड वालों को कहाँ पराजित किया? कोई जगह पराजित को बंगाल में जाके पराजित किया। एवं खिज्जिंग पर आक्रमण करके वहां के राजा हर होहू को भी पराजित किया। 4 जगह का इसका वर्णन है। खास बात है, फैक्ट से इतनी सारी चीजें पता चलेगा। और क्या है, वल्लभ राज जो उनके सामंत थे कोई भी विद्रोह नहीं किए थे। क्लियर है? हाँ दोस्तों, कई लोग दोस्त जो है पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे कि सर आप जो पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ चाहिए। तो दोस्तों, एक चीज कहना चाहता हूँ, ये पीडीएफ तिहार करके हमने एक वो लाया हुआ है, स्कीम लाया हुआ है, आप कह सकते हैं योजना लाया हुआ है, जिसमें हम 100 प्रश्नों का, अभी मैं आपको डेली 10 से 15 प्रश्न कराता हूँ, इसमें 100 प्रश्नों का संकलन होगा। और इस 100 प्रश्नों के संकलन के लिए आपको मात्र और मात्र 5 रुपए की राशि अदा करनी है। इसके लिए क्यूआर कोड है और स्क्रीनशॉट करके आप इस नंबर पे भेज सकते हैं, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको 500 क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए तो आपको मात्र 5 × 5 मतलब 25 रुपए का भुगतान करना होगा। और अगर 5 रुपए का भुगतान कर रहे तो आपको 100 प्रश्नों का सर्वश्रेष्ठ संकलन जो कि छत्तीसगढ़ के जीएस का होगा वो आपको मिलेगा। आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में काम आएगा। अमीन का है, आबकारी आरक्षक तो खैर हो गया, अभी पुलिस आरक्षक आने वाला, सीजीएसआई आने वाला, सीएमओ एग्जाम, इस प्रकार से एग्जाम में काम आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 412 नंबर का। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किए जाते थे? आपको बताना है, रायपुर के जो कलचुरी शासक थे, ठीक है, कौन से? 2 थे, एक रतनपुर थे, दूसरा रायपुर थे। तो आपको रायपुर वाले के बारे में बताना है। तो उनकी उपाधि क्या थी? महाराज कुमार राजा, महाराजाधिराज, महासामंत, महामात्य कुमार। तो दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा।
असली ऑप्शन है महाराज कुमार राजा। इन नाम की उपाधि धारण किए हुए थे कौन? कलचुरी के रायपुर शाखा के राजा। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को महाराज राजकुमार की उपाधि से संबोधित किया गया था। रामचंद्र देव, इन्होंने ही रायपुर शाखा की स्थापना की थी। किनके नाम पे की थी? अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पे रायपुर शहर की स्थापना की थी। ध्यान रखना है। 413 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? सभी जानते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। देखिए सीजीपीएससी सीएमओ में भी ये क्वेश्चन आया है, और आपके मैं बता दूं सीजीपीएससी एडीआई 2025 के एग्जाम में भी यही प्रश्न सेम टू सेम पूछे थे कि कलचुरियों के वास्तविक संस्थापक किसको माने जाते हैं। तो दोस्तों, कलचुरी के वास्तविक संस्थापक आपके कलिंग राज को माने जाते हैं। कलिंग राज ही पाली से अपनी राजधानी परिवर्तन करके तुम्मान को राजधानी बनाए थे। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको बता दूं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कलिंग राज को माना जाता है। इनका शासनकाल 1000 से 1020 ईसा पूर्व तक है, और इन्होंने पाली को हटा करके तुम्मान को अपनी राजधानी बनाया था। क्लियर है दोस्तों? तुम्मान को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 414 नंबर का। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? देखो, फास्ट हो रहा है तो स्लो कर लो, स्लो हो रहा है तो फास्ट कर लो। क्लियर है? और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। फिर से बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? आपको परगना पद्धति में जो नियम कानून और जो चलते थे और जो पद दिया हुआ था उनके बारे में बताना है। ये थोड़ा सा टफ आएगा, इसका लेवल थोड़ा टफ है। हम सीजीपीएससी सीएमओ का क्वेश्चन कर रहे हैं, हम सीजीपीएससी सीएमओ स्पेशल कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सीएमओ स्पेशल है भाई, ध्यान रखना। फडणवीस, फडणवीस क्या करता था बताओ? परगने के आय व्यय का हिसाब रखना। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट है। फडणवीस क्या करता? पूरे परगने के आय व्यय का हिसाब किताब रखता था। ये सूबेदार के बाद, कमाविजदार के बाद, मतलब कहने के बाद अगर क्रम देखें तो सूबेदार पहले क्रम में थे, है ना। उसके बाद आप कमाविजदार को ले लो, और इसके बाद फडणवीस का ही पद है। फडणवीस का पद आय व्यय की जानकारी रखता था। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है भाई, आपको नहीं वाला बताना है। बढ़कर में आ जाओ, लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करता था। बढ़कर जो है वो लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करता था, ये फैक्ट है। जो कृषि में जो लगान लिए जाते थे, है ना, उसकी जानकारी रखता था, उसके दस्तावेज तैयार करता था। फिर आ गया बरार पांडे। एक है पंडरी पांडे, लिख देता हूं, एक है पंडरी पांडे। पंडरी पांडे का काम होता था भाई मादक पदार्थों की जानकारी रखना। ठीक है, मादक पदार्थों के जो टैक्स वसूला जाता है ना उसके लिए। लेकिन बरार पांडे का काम क्या था? सरकारी संपत्ति की सुरक्षा। तो सरकारी संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या बरार पांडे को दी गई थी? तो ये बिल्कुल गलत है। यही वो ऑप्शन है जिसको आप तलाश थी, ये बिल्कुल गलत है। बरार पांडे को ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। संपत्ति सुरक्षा, सबकी संपत्ति सुरक्षा का पूरा जिम्मेदारी वैसे सूबेदार और कमाविजदारों की थी, जिसको सैनिक और असैनिक दोनों तरीके के दायित्व निभाने थे। तो बरार पांडे बल्कि कृषि से जो जुड़े हुए थे, कृषि से जुड़े हुए थे, लगान संबंधित चीजों के बारे में जानकारी रखते थे। और पोतदार का क्या काम था? परगने की आमदनी का हिसाब किताब। ये आमदनी के हिसाब किताब रखते थे, पोतदारी के हिसाब से खजांची जैसे थे। तो मैं आपको सही जो सुमेलित है वो वाला भी ऑप्शन दिखा रहा हूँ। देखिए, फडणवीस जो है आय व्यय का हिसाब किताब रखता था, सर्वोच्च लेखाधिकारी होता था, बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करते थे, सामान्य स्थिति की सूचना कमाविजदार को देते थे। ध्यान रखेंगे। बरार पांडे का काम क्या था, जो मैंने वहां पे गलत लिखा हुआ है, या प्रत्येक गांव के कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। कृषि उत्पादकता के आधार पर जो बरार पांडे है वो लगान का निर्धारण करता था। ध्यान रखना। और बढ़कर जो है वो दस्तावेज तैयार करता था, ये निर्धारण करता था और ये दस्तावेज तैयार करता। और पोतदार का काम जो है राजकोष अधिकारी के टाइप के था, है ना, और वो आय व्यय का हिसाब किताब रखता था। क्लियर है दोस्तों? पंडरी पांडे भी मैंने बता दिया, ये मादक पदार्थों के से रिलेटेड था। ठीक है, चलिए 415 नंबर का क्वेश्चन आ जाइए। एक तरफ है सूबेदार, दूसरी तरफ है उसकी घटनाएं। ठीक है, एक तरफ है सूबेदारों के नाम और दूसरी तरफ घटनाएं। तो इसमें जो है आपको देखना है कि सूबेदारों के नाम, सूबेदारों की नियुक्ति कब की गई थी? आपको पता है जब मराठा का शासक था वेंकोजी, वेंकोजी भोसले का जब शासक था,
कहाँ? नागपुर में। तो वो सूबेदारी प्रथा से छत्तीसगढ़ को शासन किए हैं, ठीक है। तो पहला आपका जो था महिपत राव था, विट्ठल राव, केशव गोविंद और बीकाजी गोपाल। तो आपको बताना है कि इसमें क्या बताना है भाई? सुमेलित, हाँ ठीक है। चलिए सुमेलित करते हैं ना, चलो करिए। देखो राइट साइड में देखिए घटनाएं, एक तो कोलब्रुक की छत्तीसगढ़ यात्रा है, फिर फॉरेस्टर का है, फिर जेटी ब्लंट का है, और एक और है सरगुजा रियासत में उत्तराधिकार का प्रश्न। अगर आपको याद होगा कि अंग्रेज लोग किसके समय कौन कौन यात्रा किए थे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, और कुछ ट्रिक भी थे। चलो अगर आप लोगों ने ट्रिक्स याद किया हो तो आप ये बना लेंगे, फिर भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका सूबेदार था महिपत राव, और इसके समय में जो यात्रा किया था वो फॉरेस्टर किया था। वो फॉरेस्टर किया था, फॉरेस्टर पहला सूबेदारी के समय यात्रा करने वाला था। फिर विट्ठल राव है, तो विट्ठल राव जो है उसके समय में आपका जेटी प्लंट ने यात्रा की थी। विट्ठल राव जो है जेडी प्लंट के समय में, मतलब विट्ठल राव के समय में जेडी प्लंट ने यात्रा किया था छत्तीसगढ़ की। और उसके देखो इसको ऐसे याद रख दो, विट्ठल है ना, ब से ब्लंट, ब से ब्लंट, मतलब आप समझ लिए ब विट्ठल ब्लंट, क्लियर है। फिर केशव गोविंद को देख लीजिए, केशव गोविंद के समय आपका कोलब्रुक ने यात्रा किया था। इसको भी के और के ले लीजिए, है ना, केशव गोविंद कोलब्रुक। और बीकाजी गोपाल के समय में सरगुजा के उत्तराधिकार का प्रश्न उठा था और इन्होंने संभाल लिया था। तो आप ऐसा मिलाइए कि तो ए का दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, ए का दूसरा सभी में है, बी का आपका चौथा आएगा, बी का चौथा इसमें और बी का चौथा इसमें है। तो ये दो ऑप्शन आपके कट गए, आपका बचा सी और बी। उसका केशव गोविंद सी वाला ऑप्शन आ गया पहला, सी वाला पहला देख लीजिए, इसमें पहला नहीं है। सी वाला ऑप्शन आपके आ गया, इसमें चौथा दिया हुआ है भाई। तो ये हो गया आपका पहला, ठीक है, सी वाला आपका पहला। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि ए का आ गया आपका दूसरा, ठीक है, बी का आ गया आपका चौथा, सी का आपका आ गया पहला, और डी का आपका आ गया तीसरा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सीएमओ स्पेशल मैं आपको करा रहा हूँ, सीएमओ स्पेशल करा रहा हूँ, ठीक है। सीएमओ वाले भाइयों ध्यान दो, अलग एग्जाम में भी काम आएंगे और इस एग्जाम में भी काम आएंगे। चलिए 416 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त कास्ट स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। आपको बताना है किरारी का जो कास्ट स्तंभ प्राप्त हुआ था वो कौन से वंश का प्रमाण देता है? मौर्य, कर्ण, शुंग या सातवाहन? तो दोस्तों किरारी का जो कास्ट स्तंभ है वो सातवाहन वंश की जानकारी देता है, जो कि शक्ति जिले में प्राप्त होता है। बिलासपुर जिले के, बिलासपुर पहले हुआ करता था, अभी तो शक्ति हो गए हैं, है ना। बिलासपुर जिला में ही पड़ता है ना यार किरारी, देख लेना, ए शक्ति जिला में, एक बार देख लेना भाई, ये जांजगीर चांपा शक्ति जिला में ही आता है किरारी, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना। से प्राप्त कास्ट सिस्टम से पता चलता है कि प्राचीन काल में सातवाहन राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। इस कास्ट सिस्टम से इस काल के, यहाँ से नोट करना ना, कर्मचारियों के पद नामों का उल्लेख मिलता है। क्या? इनके जो कर्मचारी थे उनके पद नामों का उल्लेख उस कारिरी के कास्ट सिस्टम से, कास्ट मतलब क्या होता है? लकड़ी, लकड़ी, ठीक है। वर्तमान में यह कास्ट सिस्टम महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। ये भी ध्यान रखना, वर्तमान में कहाँ रखा गया है? महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में। पता है आपको महंत घासीदास संग्रहालय जो आम जनता के द्वारा बनाया गया है, आम जनता मिलकर के उसको स्थापित किए हैं। इसमें सरकार का योगदान बाद में है, पहले जनता का योगदान है। चलिए देख लेते हैं। आपको राजवंश और शासक, इसमें आपको सुमेलित करना है कि कौन से राजवंश किस शासक के साथ जुड़े हुए थे या थे। तो इसमें मिलाइए कि राजवंश कौन है, शासक कौन है। तो देख लेते हैं, एक तरफ पहले आप पढ़ लीजिए, दूसरी तरफ पहले पढ़ लीजिए। देखिए राजर्षि तुल्य कुलवंश आरंग में पेज में थे, आरंग मुख्य जगह था इनका। नल वंश है ना, फिर सरबपुरी वंश है, फिर पांडु वंश है। नल वंश बस्तर तरफ के क्षेत्र का है, सरबपुरी आपका मध्य रीजन का है, पांडु आपका सिरपुर का है। तो उस हिसाब से मिला लीजिए, जिसको पहले जानते हैं उसको पहले मिला लीजिए। देखिए अगर आपको याद होगा राजर्षि तुल्य कुलवंश, तो हम भीमसेन प्रथम वहां के राजा थे और भीमसेन द्वितीय शक्तिशाली राजा थे। तो एक आपका तीसरा नंबर का ऑप्शन है जो कि चारों में है। फिर नलवंश देख लीजिए, नलवंश जो है बस्तर में थे,
है ना। इनकी लड़ाई जो है वाकाटक वंशों के साथ भी होती है। तो आप जो है नलवंश जो है स्कंदवर्मन यहाँ के शासक थे। स्कंदवर्मा या वर्मन जो मानना है मान लीजिए, ठीक है। तो बी का आपका दूसरा है। दूसरा ये दो ऑप्शन में दिया है, पहला ये गलत ऑप्शन। तो ए और सी कट गया आपका, बी डी बचा। सरबपुरी आ जाइए। सरबपुरी वंशों के अगर आप जो है ग्राफ देखेंगे कि कैसे कैसे थे, तो मैं एक बार आपको बता दूं। सबसे पहले इसके संस्थापक जो थे वो सरब राज थे। सरब राज जो है इनके संस्थापक थे। सरब राज के बाद जो कौन बने, नरेंद्र शासक बने। नरेंद्र के बाद प्रसन्न मात्र बने थे। प्रसन्न मात्र के बारे में बता दूं, ये सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे। फिर उसके बाद बने थे जयराज, जो कि दिया हुआ है जयराज। थोड़ा कठिनाई होगा, लेकिन उसके बाद फिर प्रवरराज प्रथम, प्रवरराज द्वितीय, इस प्रकार से शासन हुए। सुदेवराज इस प्रकार से। तो दोस्तों इसके बाद एक और जान लीजिए, सुदेवराज इसके बाद थे, ठीक है। ये आपके सरबपुरी वंशों की थी और सारंगढ़ तरफ इसकी राजधानी थी मुख्यतः, जिसको सरबराज भी या सरबपुर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके शासक थे। तो सरबपुरी वंश के शासक कौन है, जयराज। और पांडु वंश जिसमें हर्षगुप्त भी आते हैं, चंद्रगुप्त भी आते हैं, इंद्रबल भी आते हैं, ये सभी शासक थे पांडु वंश की। महाशिवगुप्त, बालार्जुन भी आते हैं, तो ये सभी शासक थे। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आता है। ये भी सीएमओ 2019 के एग्जाम में आए थे। हम सीएमओ 2019 में जितने भी एग्जाम आए थे उस पूरे पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई थी। आपको बताना है। पहला मालनी रीडिंग क्लब बिल्कुल की गई थी। दूसरा कवि समाज की गई थी। बुद्धि समाज सभा, बुद्धिमान सभा, दोस्तों ऐसी कोई संगठन नहीं थी जो बुद्धिमान सभा हो, तो ये वाला संगठन नहीं था। बाल समाज का गठन किया गया था। इसके जगह में बुद्धि प्रकाश सभा, बुद्धि प्रकाश सभा का गठन किया गया था, जो कि कहाँ किया गया था ये भी बात बता दूं, बिलासपुर में। मालनी रीडिंग क्लब कहाँ था दोस्तों, रायपुर में, ठीक है। और बाल समाज और कवि समाज ये आपको बताना है कहाँ किया गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच में निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई थी। मालनी रीडिंग क्लब का गठन 1899 में, कवि समाज का गठन 1899 में और छत्तीसगढ़ बाल समाज का गठन 1870 में किया गया था। जबकि बिलासपुर में ये, तो ये जो संगठन है वो लगभग सभी जो है रायपुर में ही हुए थे, है ना। और बिलासपुर में आपका बुद्धि प्रकाश सभा है। तो बुद्धिमान जैसी कोई सभा नहीं थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 419 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में निम्नलिखित व्यक्तियों ने योगदान दिया है। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 में, तो सभी लोगों ने ये ठानी थी कि अंग्रेजों के खिलाफ ये करना है कि खादी वस्त्र पहनने हैं, उसके को सहयोग नहीं देना है, उसके स्कूलों में नहीं जाना है, अंग्रेजी कपड़ा का बाइकआउट करना है, जलाना, ये सारी चीजें हो रही थी। तो विद्यालयों की भी स्थापना की गई थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा। तो आपको बताना है कि कौन कौन योगदान दिए थे। माधवराव सप्रे दिए थे, जिसके नाम पे आज भी आप स्कूल देख सकते हैं। महंत लक्ष्मी नारायण दास, जिसको महंत कॉलेज भी बोला जाता है, रायपुर के लोग जिनको जानते हैं। और आपका तीसरा जो ऑप्शन है बलदेव प्रसाद मिश्र, तो दोस्तों ये नहीं थे। एनडी दानी, देखो दानी गर्ल्स स्कूल चलता है, दानी कॉलेज चलता है, दानी गर्ल्स स्कूल करके है सिविल लाइन रायपुर में, तो आप लोग अगर जानते हो तो इनके नाम से भी स्कूल है। तो शिक्षा के जो क्षेत्र से वो पहला दूसरा चौथा जुड़े थे, जिन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में सहयोग दिया था, और उनके नाम से आज भी स्कूल या कॉलेज चल रहे हैं, आप देख लेना। तो 1 2 4 देखो ऑप्शन नंबर डी में है, 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। ये सभी 1921 में स्थापना किए थे। इसके अलावा और कोई नया नाम है क्या, देख लेते हैं। माधवराव सप्रे, लक्ष्मीनंदा सेंडी रानी, ये सभी लोग थे। और देख लो प्रधानाध्यक्ष कौन है, राम नारायण तिवारी, जिसको आर्यन तिवारी भी बोल सकते हो, ठीक है। विद्यालय के लिए भवन जो दिया था गोपी किशन दिए थे, आपको याद रख लो, बाल किशन दिए थे और राम किशन ने दिया था, ठीक है। भवन के लिए गोपी किशन, बाल किशन और राम किशन ने दिया था, ये भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि आपका आने वाला परीक्षा 2025-26 में सीएमओ का हो सकता है, और क्या क्या पता यही पूछ लिया जाए, ठीक है। यही तो स्ट्रेटेजी होती है।
420 नंबर का क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में 1857 में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के 17 साथियों को निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दी गई थी? सबसे पहले मुझे बताओ, फांसी बाद में देखेंगे। हनुमान सिंह को मंगल पांडे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, और इन्होंने जो सैन्य विद्रोह किए थे वो कब किए थे दोस्तों? वो 18 जनवरी को किए थे। 18 जनवरी 1858 को किए थे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन को विद्रोह किए थे। लेकिन फांसी की सजा उसके दोस्तों को मिली कितने दिन बाद? 4 दिन बाद, मतलब 22 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 4 दिन बाद इनके दोस्तों को पकड़े जाने पे विद्रोह के कारण, सैन्य विद्रोह के कारण इनको 22 जनवरी 1858 को सरेआम फांसी की सजा दे दी गई थी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये भी देखो, सीएमओ सीजीपीएससी सीएमओ एग्जाम 2019 में आया था। तो इसी प्रकार से हम ये एग्जाम करते रहेंगे, है ना। हम ये टेस्ट सीरीज चलाते रहेंगे। ये 20 मिनट का वीडियो लगभग बन चुका है, जो कि आगे जो सीरीज होगा 41वें नंबर का, सॉरी 42वें नंबर का, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी? आपको बताना, रविशंकर शुक्ल, क्रांति कुमार भारती, ठाकुर छेदीलाल और आपका खूबचंद बघेल। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके कल के लिए छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चन और करने वाले हैं दोस्तों। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।